दोस्तों, साल 1948 में कोरिया का विभाजन हुआ था और विश्व के मानचित्र पर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के रूप में दो नए देशों का जन्म हुआ था। ये वो साल था जब भारत को आज़ाद हुए महज एक ही साल हुआ था। उस समय वो देश ज्यादा करीबी माने जाते थे जो हाल फिलहाल में बने थे या फिर अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया हो। हालांकि भारत और उत्तर कोरिया में ऐसी कोई समानता नहीं थी। आज की तारीख में साउथ कोरिया तरक्की की राह पर बहुत आगे निकल चुका है, जबकि उत्तर कोरिया की चर्चा हर दिन नए प्रतिबंधों, मिसाइल परीक्षणों और धमकियों के लिए होती है। उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहा है और संयुक्त राष्ट्र की हर चेतावनी नजरअंदाज कर देता है। हर 2-3 महीने पर प्रतिबंध और कड़े किए जाते हैं, पर वो थमता नहीं। भारत के साथ उत्तर कोरिया का कोई विवाद नहीं है। क्या किम जोंग भी हो गए हैं मोदी के फैन? चीन के साथ भारत की चल रही तनातनी के बाद भी किम जोंग ने कभी भी भारत के लिए जहर नहीं उगला और न ही पीएम मोदी को लेकर कोई बात कही। तो क्या पीएम मोदी का जादू किम जोंग पर भी चल गया है? क्या किम जोंग भी पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता के दीवाने हो गए हैं? हाल फिलहाल में जो समीकरण बन रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है। पीएम मोदी के उत्तर कोरिया में भारत के राजदूत के हाथों भेजे गए बधाई संदेश का डंका उत्तर कोरिया की मीडिया में ऐसा बजा था कि चीन भी परेशान हो गया था। जिस तरह से वहां की मीडिया ने इसे दिखाया था, उससे तो यही लगता है कि उत्तर कोरिया भी पीएम मोदी का कायल हो गया है। दरअसल दोनों देशों के बीच दूरी बनने की वजह सिर्फ और सिर्फ चीन ही है। चीन की वजह से उत्तर कोरिया जरूर दूर हुआ, लेकिन भारत ने कभी भी उसे दूर नहीं समझा। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि भुखमरी के दौर से गुजर रहे उत्तर कोरिया को भारत ने साल 2002 से ही मदद के नाम पर दवाइयां और मेडिकल उपकरण भेजे हैं। भारत में तो उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की छवि एक सन की तानाशाह की तरह है, जो रोज दुनिया को परमाणु बम से उड़ाने की धमकी देता है। दरअसल इसके पीछे वो मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिनमें किम जोंग को एक सन की अड़ियल और तानाशाह की तरह पेश किया गया है, जबकि उत्तर कोरिया के लोगों में भारत के प्रति प्रेम और विश्वास दिखता है। साल 1997 से लेकर 1999 तक उत्तर कोरिया में भारत के राजदूत रहे जगजीत सिंह सप्रा ने 2017 में बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि उत्तर कोरियाई नागरिकों के मन में भारतीयों के प्रति बहुत प्रेम है। ये राष्ट्र के रूप में भारत की काफी इज्जत करते हैं। भारत और उत्तर कोरिया दोनों गुटनिरपेक्ष देश रहे हैं। क्या उत्तर कोरिया और भारत फिर बनेंगे दोस्त? एक दौर था जब भारत उत्तर कोरिया के संबंध बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन कुछ वजहों से पिछले 2 दशकों में दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ते कमजोर पड़ने लगे। इसके बावजूद 5 साल पहले तक चीन और दक्षिण कोरिया के बाद उत्तर कोरिया भारत का तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार था। लेकिन उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रमों की वजह से दोनों देशों के बीच रिश्ते ठंडे पड़ने लगे। यूएन की तरफ से प्रतिबंध लगने के बाद भारत को ना चाहते हुए भी कई क्षेत्रों में उत्तर कोरिया से अपने संबंध तोड़ने पड़े। लेकिन मोदी सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत संबंधों को परवान चढ़ाने की पहल की, जिसका असर दिखने लगा है। दरअसल मोदी सरकार इस समय चीन को घेरने के लिए उसके दोस्तों पर डोरे डाल रही है। इसकी शुरुआत मोदी सरकार ने किम जोंग को बधाई संदेश देकर की थी। उत्तर कोरिया में भारत के राजदूत ने जब किम को बधाई संदेश दिया था तो इसकी चर्चा उत्तर कोरिया में जमकर हुई थी। फिर कोरोना काल में भारत ने आर्थिक मदद भी दी। पीएम मोदी किस तरह से उत्तर कोरिया को अपने पाले में लाने को बेताब हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 12 मई को पीएम ने देश के नाम जो संबोधन दिया उसमें उत्तर कोरिया के जूचे शब्द का इस्तेमाल किया गया। जूचे शब्द का मतलब होता है आत्मनिर्भर। जूचे एक नॉर्थ कोरियन शब्द है। ये मूल रूप से कोरिया की आइडियोलॉजी है जो देश के संस्थापक रहे किम इल सुंग ने दी थी। इसका मतलब है कि देश हर मायने में आत्मनिर्भर हो, चाहे वो राजनीति हो, कृषि हो, उद्योग हो या मेडिसिन। उत्तर कोरिया ये दावा भी करता है कि वो हर तरह से आत्मनिर्भर है और उसे किसी क्षेत्र में किसी की मदद की जरूरत नहीं। पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में लोकल उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। वैसे तो भारत नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की भी मदद करता आया है। 2008 से 2014 के बीच नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को भारत के महाराष्ट्र के लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल में एंट्री भी दी गई थी। न्यूज़ फ्लिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पूर्व गृह मंत्री किरण रिजिजू ने सितंबर 2016 में कहा था कि उन्हें लगता है कि दोनों देशों के बीच पुरानी बाधाएं या शक नहीं रहने चाहिए। उन्होंने कहा था कि नॉर्थ कोरिया एक स्वतंत्र देश है और यूनाइटेड नेशंस का सदस्य भी है।
हालांकि बीते सालों में भारत ने नॉर्थ कोरिया पर यह आरोप लगाया है कि वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर तकनीक बेचता है। नॉर्थ कोरिया को इस बात की चिंता भी रही है कि भारत उसके विरोधी साउथ कोरिया से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। हालांकि मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद अपनी रणनीति बदल दी। अब वो चीन को मात देने के लिए किम जोंग से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश में लगा है। दूतावास के बहाने दोस्ती बढ़ाने की कोशिश। भारत और उत्तर कोरिया के बीच 1970 से डिप्लोमेटिक संबंध हैं, लेकिन भारत भी उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम का कट्टर विरोधी है। साल 2006 में किम जोंग ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को दरकिनार करते हुए पहला परमाणु परीक्षण किया था और तभी से संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। भारत में यूपीए सरकार किम जोंग से दोस्ताना रिश्ते चाहती थी और इसलिए न केवल जरूरी सामान उत्तर कोरिया को भेजा जाता था, बल्कि तानाशाह की सेना को ट्रेनिंग तक भारतीय सेना देती थी। एक समय ऐसा भी था कि भारत में उत्तर कोरिया का कोई डिप्लोमेट बात करने के लिए तैयार नहीं होता था। वहाँ के लोग काफी डरे हुए थे। अगर किसी भारतीय को उत्तर कोरिया का वीजा चाहिए होता था तो उससे पहले बीजिंग जाना होता था या फिर चीनी विदेश मंत्रालय के जरिए ही वीजा दिया जाता है। उत्तर कोरिया में भी भारतीय दूतावास बहुत बेहतर स्थिति में नहीं था, लेकिन अब उत्तर कोरिया में भारत का दूतावास सक्रिय हुआ है। वो किम जोंग को बधाई संदेश भेज रहा है, जिसकी खबरें भी उत्तर कोरिया में प्रमुखता से सुर्खियां बन रही हैं। दिल्ली में मौजूद उत्तर कोरिया के दूतावास की हालत बहुत खराब है। इमारत को देखकर लगता है जैसे कि कोई रहता ही नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ भी हलचल दिखने लगी है। शायद मोदी सरकार अब दूतावासों की मदद से दोस्ती करने की सोच रही है। उत्तर कोरिया से संबंधों में गर्मजोशी भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि उत्तर कोरिया प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध देश है। यहाँ कोयला, बॉक्साइट और अन्य खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। चीन भी इसी वजह से नॉर्थ कोरिया से दोस्ती किए हुए है, लेकिन भारत अब इस दोस्ती को कमजोर और खुद को मजबूत करने में जुटा है। 2016 में उत्तर कोरिया गए थे भारत के मंत्री। उत्तर कोरिया के साथ कमजोर पड़े रिश्ते को मजबूती देने का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत ने अपने एक मंत्री को 2 दशक बाद उत्तर कोरिया भेजा था। पीएम मोदी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत उत्तर कोरिया से संबंधों को सुधारने पर बल दे रहे हैं। यही वजह है कि 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद 2015 में तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी प्योंगयांग गए थे। अप्रैल 2015 में उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री भारत आए थे और अपने भारतीय समकक्ष से मिलकर मानवीय सहायता की मांग की थी। वहीं 2016 में एक भारतीय मंत्री उत्तर कोरिया के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तर कोरिया के दूतावास गए थे। दरअसल मोदी सरकार किम जोंग को अपने पाले में लाकर चीन को अलग थलग करने की कोशिशों में लगी है। नॉर्थ कोरिया और भारत की दोस्ती बढ़ने का फायदा भी भारत को होगा। एक तो चीन अलग थलग पड़ेगा और दूसरा ये कि उत्तर कोरिया की जमीन में दबे खनिज भारत को मिलने की उम्मीद बढ़ेगी।